अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेसिकली मैं एक न्यू इमिग्रेंट हूँ यूएसए में और मैं अपनी सारी जो जर्नी है उसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। साथ साथ जो प्रोसेस है मैं गुज़र रहा हूँ उसको भी डिफ़ाइन कर रहा हूँ ताकि अगर कोई न्यू इमिग्रेंट आ रहा है या जो आ चुके हैं उनको जो मसाइल या कोई इश्यूज़ आए हों तो उनको इस वीडियो जो जर्नल है इससे उनको हेल्प मिल सके। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है जो हमारा वीज़ा इंटरव्यू हुआ यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में। तो इस पर आज बैठ के सुकून से बात करते हैं। इससे पिछली जो वीडियो थी वो अब तक जो इंटरव्यू तक का जो स्टेज है उनको डॉक्यूमेंट कर रहा है और इंशाल्लाह अगर कोई पीछे स्टेज में कोई चीज़ बात रह गई हो तो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में मैं उनको कवर कर लूँगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें ताकि मैं आने वाली जो आगे वीडियोस होंगी उनमें उनको एड्रेस करूँ। तो इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर में बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, रमज़ान वीडियो भी इंशाल्लाह आएगी। तो मेरा ख़्याल है शायद ये जो इंटरव्यू वीडियो से पहले पब्लिश हो जाएगी। तो आज अंदाज़न 28 सेल्सियस टेम्परेचर है। तो हीट के अंदर जो है ना इंटेंसिटी काफ़ी है, लाइक आपको चुभती है। और अगर आप फुल स्लीव्स नहीं पहन रहे या सनस्क्रीन नहीं है, कैप नहीं है तो बहुत बुरी किस्म का आपको ना स्किन बर्न होता है यहाँ पर भी। और आई गेस आज 28 डिग्रीज था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था। तो समर्स आ गई हैं और लेकिन अभी सिर्फ स्टार्ट ऑफ अप्रैल है तो इसमें इतनी गर्मी है। तो जून जुलाई में आई बिलीव के 35, 35, 36 तक जा सकता है। तो देखते हैं कि क्या बनता है। अब हम कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं और फिर हम इंटरव्यू जो था डे वाला दिन सारा उसको रिकैप करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी मुलाकात होती है आपसे। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने इंटरव्यू वाले दिन की प्रोसेस को मैं सर एक्सप्लेन करता हूँ। अंदाज़न जब हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए एनवीसी स्टेज में 10 दिन में वो एक्सेप्ट हुए। 18 दिन बाद डॉक्यूमेंट क्वालिफाई की ईमेल आ गई। 28 डेज़ का ये एनवीसी स्टेज आ गया। डॉक्यूमेंट क्वालिफाई से लेके इंटरव्यू लेटर आने तक हमें लगे 76 डेज़। और जब हमें लेटर रिसीव हुआ तो उसके 2 हफ़्ते बाद हमारा यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू था। तो उन 2 हफ़्तों में हमने करवा लिया अपना मेडिकल व्हील चेयर से इस्लामाबाद पहुंच गया। यहाँ तक सब सारी बात क्लियर हो गई। इंटरव्यू दिन हमारा इंटरव्यू शेड्यूल था 9:30 पर मॉर्निंग में। हम लोग रात को निकले लाहौर से इस्लामाबाद के लिए। 7:30 तक हम इस्लामाबाद के अंदर थे। कॉफ़ी भी, थोड़ा सा फ्रेश अप हुए। जो उनसी अब एम्बेसी में आपका इंटरव्यू है तो आप एम्बेसी डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको डिप्लोमेटिक इनक्लेव की जो शटल सर्विस है उसके थ्रू जाना पड़ता है। हम उसके स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर आपके अब आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड और आपका इंटरव्यू लेटर चाहिए उनको। उस इंटरव्यू लेटर पर जो उनसे एप्लीकेंट्स मेंशन्ड हैं वो शटल लेके एम्बेसी जा सकते हैं। अच्छा, अब इन शटल सर्विस पर ना काफ़ी रश होता है सुबह के अर्ली टाइम में, क्योंकि उसी शटल जो है स्टेशन है उससे दूसरी एम्बेसीज़ में भी लोग जा रहे हैं, जर्मनी की एम्बेसी या कोई और भी हो। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि आप एन वक्त पर ना आ रहे हों। हमें अंदाज़न 20 मिनट लगे क्योंकि क्यूज़ काफ़ी थी। उन्हें हमारा आईडी कार्ड देखा, लेटर देख लिया, पासपोर्ट देख लिया। हमें शटल के जो पासिस हैं वो मिल गए। एट द टाइम जब हमने इंटरव्यू दिया 2019 में तो सिर्फ एक उनकी उस वक्त सर्विस थी, वो थी कि बस की, वो जो शटल बस है उसी की सूरत में। लेकिन इससे पहले जब हम लोगों ने अपने टूरिस्ट वीज़ा वाले दिए हुए थे इंटरव्यू, तब वो शटल बस भी थी जिसकी आई थिंक जो टिकट होती है वो 100 रुपीज़ की होती है। और प्राइवेट कार भी होती है कि वो कि आप सिर्फ आपकी ही फैमिली को वो लेकर जा रहे हैं गाड़ी में, तो उसके 1000 चार्जेस थे उस वक्त। लेकिन 2019 में सिर्फ वो 100 वाला जो था शटल सर्विस ही चल रही थी। तो हमने वो शटल सर्विस ली
अंदाज़न 10 मिनट लगते हैं शटल सर्विस से यूएस एम्बेसी जाना, क्योंकि उस बस के अंदर सिर्फ यूएस एम्बेसी के लोग नहीं होते, कभी कभार 1-2 एप्लीकेंट्स दूसरी एम्बेसी के, तो वो एक स्टॉप करते हुए जाते हैं कि इस फलानी एम्बेसी रुके, उसका बंदा उतर गया फिर आगे। और यूएस एम्बेसी हम पहुँचे, वहाँ पर जाकर उनका छोटा सा एक क्यूट सा बनाया होता है, बूथ सा होता है जहाँ पर उतारेंगे आपको। वहाँ पर यूएस एम्बेसी का जो इंटरनल स्टाफ उसके बंदे खड़े होते हैं आपको गाइडेंस के लिए। अब इस बस में फॉर एग्जांपल 10 लोग थे, इस 10 लोगों का एक यूएस एम्बेसी का स्टाफ जो है ना वो ग्रुप लीड बन जाता है। उसी ने आपको एम्बेसी के सारे जो है सिक्योरिटी चेक से लेके ऊपर तक आपके इमिग्रेशन हॉल तक लेके आपको जाना है। उस बंदे ने हमें रिसीव किया, हम सेकंड फेज़ में गए, उसी में थोड़ा आगे चल के जाएँ तो वहाँ पर एक टेबल था एम्बेसी के बाहर ही लगाया हुआ था उन्होंने, फुल देसी माहौल के हिसाब से। वहाँ पर उनके 2 बंदे बैठे जिनने हमें एक पेपर दिया जिसमें यूएस ट्रैवल डॉक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, और हमें बताया गया कि आपने फ़ौरन इंटरव्यू के बाद यूएस ट्रैवल डॉक्स का अकाउंट बनाना है। यूएस ट्रैवल डॉक्स बेसिकली यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल जो हैं कस्टमर से रिप्रेजेंटेटिव हैं, बेसिकली उनका एक पूरा एक सेल है जो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट यूएस एम्बेसी को भेजना है, ये आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, एक फर्दर आपके पास एक अदारा है जिसके थ्रू आप यूएस एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकें। इंशाल्लाह आने वाली एक वीडियो में आपको मैं सारा डिफ़ाइन करूँगा कि अगर आपका केस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप यूएस ट्रैवल डॉक्स को यूज़ करके किस तरह रिस्पॉन्स ले सकते हैं। बहुत अच्छी एक सर्विस है इनकी। अच्छा जी, उन्हें वो दे दिया, पेज दे दिया जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि यूएस ट्रैवल डॉक्स का अकाउंट किस तरह बनाना है। उसको रिसीव करने के बाद हमारे जो था टीम लीड था वो अब आगे लेके जाता है। अब एम्बेसी में एंटर हो रहे हैं, एम्बेसी में जो एंट्रेंस पर वहाँ पर प्रॉपर जिस तरह आपकी एक एयरपोर्ट में चेकिंग होती है, स्कैनर्स हैं, आपसे हर चीज़ रिमूव करवाएंगे। अगर बेल्ट पहनी हो कहेंगे बेल्ट भी रिमूव कर दें, ज्वेलरी, वॉचेस, मोबाइल फ़ोन तो अलाउड वैसे ही नहीं है, तो वो फिर भी पूछते हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन तो नहीं ले आए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो होता है आप जो शटल सर्विस है वहाँ पर लॉकर्स हैं, वहाँ भी रखवा सकते हैं, लॉकर्स उसके चार्जेस होते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है अगर आपकी गाड़ी तो गाड़ी में रखवा दें, आपके साथ कोई ड्राइवर आया या कोई आपको फैमिली मेम्बर आया तो आप उसको भी दे सकते हैं। फ़ोन्स अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं है, सिंपल एनालॉग जो वॉचेस होती हैं वो अलाउड होती हैं। वो मैंने पहनी क्योंकि मेरा था कि मैं कि इंटरव्यू में कितना टाइम रहता है वो देखने के लिए, हॉल में कितना टाइम लगता है, तो अपने लिए मैं वॉच पहनी हुई थी मैंने। फिर मुझे किसी बंदे ने पूछा था इंस्टाग्राम पर कि क्या जो हैं फ़ीमेल एप्लीकेंट्स हैं वो ज्वेलरी पहन सकती हैं। आई वुड से कि अलाउड होता है लेकिन आप अवॉइड करें, क्योंकि आपको उतारना पड़ेगा, फिर आप उसको पहन रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक लास्ट वीडियो मैंने मेंशन किया था आपकी ड्रेसिंग डिसेंट होनी चाहिए। क्या आपने सूट पहना हुआ है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, इट डज़न्ट मैटर। मैंने शलवार कमीज़ उनको वीज़ा मिलते भी देखा हुआ है, रिजेक्ट होते भी देखा है, सूट पेंट कोट में भी लोगों को रिजेक्ट होते भी देखा है, अप्रूव होते भी देखा है। तो इट डज़न्ट मैटर, आप वो कपड़े पहन कर जाएँ जिस पर आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू उस सारा सोली उस पर डिपेंडेंट है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पर और आप किस तरह उसके आंसर्स कर रहे हैं। तो ये फैक्टर ज़्यादा इन करता है कि रादर देन कि आपने पहना क्या हुआ है। डिसेंट जो कपड़े आपको कंफर्टेबल हैं आप उसमें जाएं। अच्छा जी, आप सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं, वो चेक कर लेंगे, आपके पास गाड़ी के रिमोट भी नहीं है, सिंपल कीज़ होनी चाहिए मैक्सिमम, फ़ोन्स अलाउड नहीं है, बड़े जो बैग होते हैं वो अलाउड नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कई बार लोगों ने पूछा कि किस तरह के हम डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल्स लेकर जा सकते हैं। सिंपल फ़ाइल जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट पेजेस लगते हैं वो लेकर जाएँ, उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन लगाएं। बाइंडर्स वाले फ़ोल्डर हैं क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो रख लेंगे उधर। तो आपके अगर उसमें बाइंडर वाले फ़ोल्डर में डॉक्यूमेंट्स पड़ेंगे, बाद में आपके हाथ में सिर्फ पेपर्स होंगे, और आपके पिटिशनर के भी हैं, आपके भी हैं, आपके स्पाउस के भी हों, बच्चों के। तो मैंने लोगों को देखा वहाँ पैनिक होते हुए वो पेपर गिर जाते हैं, फिर उनको डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, तो वो एक बड़ा अजीब सा इंप्रेशन होता है काउंसलर पर भी कि ये क्या हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंट फाइल्स लें, उसके वो फाइल होती है जिसमें ट्रांसपेरेंट पेजेस लगे, उसमें आप डॉक्यूमेंट रख के उस पर लेबल्स लगाएं कि ये इस पर यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। तो इस पर मैं आई थिंक लास्ट वीडियो पूरा मेंशन किया किस तरह आपको ना डॉक्यूमेंटेशन को जो है ना अपनी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना चाहिए। सिक्योरिटी क्लियर हो गया, आपका ग्रुप लीड जो होगा वो आपको एलिवेटर पर जाता है, एलिवेटर से सेकंड फ्लोर न्यूली बिल्ड है। अगर किसी ने 2017 या 16 में कोई
यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू दिया हुआ है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो उनको पता होगा कि पहले उनका एक आर्जी तौर पर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर ही होता था, बड़ा एक सिंपल सा उनका पहले हॉल था। लेकिन क्योंकि यूएस एम्बेसी की अब एक्सटेंशन हुई है, उन्हें नया सारा फेज़ बनाया जिसमें अब इंटरव्यू लेते हैं, तो आप सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है, उसके 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। स्टार्ट वाला जो पोर्शन है वो NIV जोन से होते हैं, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वाले जो हैं कैटेगरीज, जिसमें आपको टूरिस्ट वीज़ा आते हैं, उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। उसमें कोई सीट नहीं लगी हुई, उसमें वो रिबन्स वाले क्यू होते हैं, क्योंकि आने जाने वाली बात ही होती है। आज जाए 2 मिनट में आपको वो बता देते हैं कि भाई आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो छुट्टी करो। जो सेकंड फेज़ होता है, जो सॉल का सेकंड फेज़ था, वो था कि IV इमिग्रेशन वीज़ा वाले सारे वहाँ थे। वहाँ सीटिंग भी है। सीटिंग की वजह ये होती है क्योंकि उसमें भी मल्टीपल सब स्टेजेस हैं, तो उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए वो हर काउंटर के कहते हैं आप जाके बैठ जाएँ, आपको बुलाते हैं दोबारा। तो इसलिए ये इस हॉल में ही सब कुछ हो रहा है। अच्छा जी, अब आप हॉल में गए, आपके ग्रुप लीड में एक इंटरनल एक और बंदा उससे हैंड ओवर करते हैं, वो आपको टोकन मशीन से निकाल के टोकन देते, कहते हैं आप बैठें जाके, और आपकी जब काउंटर पे आपका टोकन नंबर आएगा तब आप आ जाएं। तो अल्लाह की ये रहमत कर लें कि क्या हुआ कि हमें टोकन मिला बाद का। अच्छा जी, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब हमारे उस हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। सीटिंग के आगे आपके ग्लासेस लगे हुए हैं, ग्लास के बैक साइड, ब्लूटूथ ग्लास के बैक साइड पर आपके काउंसलर्स बैठे हुए हैं, वो माइक के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो आपको सारे जितने आपसे पहले क्यूड हुए हैं इंटरव्यूज़, आप उनको सुन सकते हैं कि किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, उनके रिजेक्ट हो रहा या नहीं हो रहा। तो आई बिलीव मैंने 90 to 100 जो है ना इंटरव्यूज़ जो सुने। अब लोग आ रहे हैं, लोगों के साथ उनके जो स्पाउस की कैटेगरीज हैं उसमें उनके बच्चे भी हैं, 12-12 की फैमिलीज़ भी आ रही हैं, 10-10 की फैमिली 2-2 की भी आ रही हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस मिल रही है। अब मुझे किस तरह पता लग रहा है कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस मिल रही है? सबसे बड़ा इंडिकेटर जो होता है ना, वो होता है कि अगर आपने NIV में कभी टूरिस्ट वीज़ा का आपने इंटरव्यू दिया हो, तो वहाँ पर 3 तरह की आपको इंटरव्यू के बाद स्लिप्स मिलती हैं। ग्रीन है, बल्ले बल्ले आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। ब्लू स्लिप है, उसका मतलब होता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस मिल गई है। RFE भी कहते हैं कि अगर उनको फर्दर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जिस पर वो डिसीजन अपना करेंगे। थर्ड येलो, सारे सबसे मनूस कि सॉफ्ट रिजेक्शन होती है, इसमें बड़े एक टेक्निकल एंड लीगल लैंग्वेज यूज़ की होती है कि अभी आप क्वालिफाई नहीं करते, अभी आप खुश ना हो, कल को शायद आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट आ जाए या आपकी सिचुएशन में आ जाए तो हम आपको वीज़ा दे देंगे। ये बड़े प्यार से वो थप्पड़ मारते हैं कि भैया आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया टूरिस्ट वाला। अब हमारे जो है IV वाले है, उसमें 2 है, या तो आपको मुबारकबाद देंगे, आपके ने पासपोर्ट रख लेने हैं, या आपको एक बड़ा सा एक वाइट पेपर मिलता है जिसके ऊपर उसको एम्बेसी अपने प्री फिल्ड सेंटेंसेस हैं उसको टिक कर देते हैं, और थोड़ा सा नीचे एक सेक्शन होता है जिसमें वो काउंसलर भी कुछ लिख सकता है। अगर ये पेपर मिल रहा है, इट मीन्स कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में डाल दिया। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जब मैंने 2019 में जब हमारा इंटरव्यू था, किसी भी इस प्रोसेस के मैं बंदे से नहीं मिला था जो इस प्रोसेस से गुजर रहा है, या कोई भी ऐसा फोरम नहीं था जहाँ से मेरी किसी की कम्युनिकेशन, खुद सेल्फ स्टडी था, रिसर्च करके ही डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की, सारा प्रोसेस गुजरा, कोई भी मसला मसाइल आता था मैं खुद ही कर रहा होता था। अब यही मकसद था इस वीडियो बनाने का, क्योंकि जब मैं सर्च करता था यूट्यूब पर या कहीं पर कि यार मैं पाकिस्तानियों के एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, कोई बंदा मेंशन ही नहीं कर रहा, जबकि अगर आप स्टैट्स देखें तो हर साल हज़ारों के हिसाब से US एम्बेसी जो है इमिग्रेशन वीज़ा इशू कर रही है, तो ये पाकिस्तानी जाता किधर है? तो ये मेरा एक मोटिवेशन थी कि जब मेरा अगर इंशाल्लाह ये कंप्लीट हुआ प्रोसेस, मैंने A to Z सब कुछ मैंने जो है ना बस वीडियोस बना के डाल देनी है कि कोई कल को कोई देखे तो उसको शायद फ़ायदा हो जाए, तो वो हमें दवा देगा। तो दवाई तो हमने लेनी है सब लोगों से। अच्छा जी, थोड़ा सा डी ट्रैक ये होता है वीडियोज़ में ना, एकदम से कुछ हो जाता है। अच्छा जी, अब लोगों के मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस सबको मिल रही है। लोगों के आंसू निकल गए, जिन जिन के 4-4 साल के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड USA बैठा हुआ है, आप हमें वीज़ा नहीं दे रहे, क्योंकि लाइफ में स्टक हुई होती है। अमेरिका वाला इधर नहीं आ सकता, इधर वाला उधर नहीं जा सकता, तो वो एक पज़ल होके भी फैमिलीज़ होती है, उनके साथ भी
अजीब ही सीन होता है। तो अल्लाह सबको, जो भी अगर इस प्रोसेस से गुजर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में, तो अल्लाह उनको सबको वीज़ा दे, आमीन। अच्छा जी, अब इंटरव्यू हो ही जा रहे हैं। मैं कहा भाई 3 उस दिन भी याद, 3 काउंसलर बैठे हुए थे। मैं कहा अज इन्हां दा मूड ही कोई नहीं, अज लगता है लिख के आए हैं या घरों लड़ के आए हैं। अच्छा जी, अब हमारा टोकन आता है फर्स्ट काउंटर पहले। उस काउंटर पे हम जाते हैं तो उनने पहले डॉक्यूमेंटेशन मांगी कि आप पटिशनर का बर्थ सर्टिफिकेट, उनका निकाहनामा, मेरे वालिद साहब से, मेरे जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट थे, उनसे कहा कि आप अपना निकाहनामा अपनी वाइफ के साथ और अपने बर्थ सर्टिफिकेट, अपनी मिसिस का और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और मेरे भाइयों का बर्थ सर्टिफिकेट दें। जब भी निकाहनामा या बर्थ सर्टिफिकेट की बात करूँगा तो आपको फ़ौरन उसी वक्त बात ट्रिगर करनी चाहिए कि निकाहनामा में 3 डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए आपके पास। एक ओरिजिनल उर्दू वाला निकाहनामा, उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में। तीसरा, नादरा का कंप्यूटराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट। और जब आपने अपनी निकाहनामा की करवानी है ना इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो वो कोई बड़ी फैंसीली नहीं करवानी। गोल्डन स्टैंप आती है 3000, वो भी फ्रॉड हो रहा है बिला वजह, कोई कराने की तो ज़रूरत नहीं है। सिंपल नोटरी पब्लिक की जो होती है ना 100-150 रुपये में हो जाती है, वो करवाएं। और जब करवा रहे हो टेस्टेशन, उनको ये ना बताया करें कि आप यूएस एम्बेसी के लिए करवा रहे हैं, क्योंकि वो ना उसी वक्त डिटर्मिन कर लेते कि भाई अच्छा ये बंदा ना अमेरिका जा रहा है, देखो डॉलर होने हैं, उन्हें तो घेर लो पैसे। आपसे पर कि आप ऐसे करवा रहा हूँ मैं, तो वो 100-150 मैक्सिमम 200 लगेंगे आपके। महंगाई हो गई अब, क्योंकि 2022 चल रहा है, तो शायद 200 ले लें आपकी। सिंपल वो नोटरी अटेस्टेशन भी चल जाती है। और आपका जब ये 3 डॉक्यूमेंटेशन हो गए मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, सॉरी निकाहनामा या आपकी मैरिज के लिए, और 3 ही आपको चाहिए अपने बर्थ सर्टिफिकेट की। आपका ओरिजिनल जो है बर्थ सर्टिफिकेट, अगर प्रायर टू 2005 आपकी बर्थ हुई है तो वो ओरिजिनल वाला बहुत मैंडेटरी होता है। उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन और नादरा का कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंटेशन हमने दी। उन्हें हमसे पासपोर्ट ले लिए, एक एक करके पासपोर्ट उन्हें स्कैन किया। उनने फिर कहा कि अब एक एक करके एप्लीकेंट, पहले मेरे वालिद साहब की वालदा, फिर मेरा, उन्हें फिंगरप्रिंट्स लेने थे। फिंगरप्रिंट्स के उन्हें कंप्लीट किए 10 उंगलियों के अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उन लोगों ने लिया ओथ। मेरे पेरेंट्स का तो सिंपल ओथ था कि जो आपने DS 260 में जो इन्फॉर्मेशन मेंशन की या डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं या फ्यूचर में देंगे तो वो ठीक हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, सारा जो होता है ओथ हो गया। मेरे ओथ में एक ने एक्स्ट्रा लाइन थी। उन्हें कहा कि बासित इखलाक साहब, आपका जो है ना क्योंकि मैं CSPA लॉ के अंडर आया हुआ था इसमें इंटरव्यू देने, इट मींस कि मैं एज आउट हो चुका था, लेकिन उस लॉ के थ्रू ही मैं इस प्रोसेस में इंक्लूडेड था अभी भी। लेकिन इस CSPA की एक और कंडीशन होती है कि आप अनमैरिड हों एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब तक वीज़ा नहीं मिलता। अगर आप मैरिड हो जाते हैं तो आपकी छुट्टी है इस प्रोसेस से। अब उन्हें वो इस चीज़ का लिया कि अगर आपने इंटरव्यू या जब तक आप वीज़ा इशू नहीं, अगर आप यू गेट मैरिड, वीज़ा इशू होकर सॉरी अमेरिका तक आने तक, इफ़ यू गेट मैरिड तो आप इस प्रोसेस से आउट हैं। ये ओथ हो गया मेरा कि भैया आपने अब सिंगल रहना है जब तक आप अमेरिका नहीं पहुँचते। मैं कहा ठीक है, ये भी ओथ हो गया। उन्हें उसको सारे डॉक्यूमेंट्स से, पासपोर्ट से उनको फ़ाइल में डाला। उन्होंने कहा चलें आप बैठ जाएँ, अब वेट करें टोकन का, आपके काउंसलर के साथ इंटरव्यू होगा। वक्त गुजरता है और लोगों के मैंने इंटरव्यू सुने, वही हो रहा है। लोगों को AP एडमिनिस्ट्रेशन, ये मनूस वर्ड लगना शुरू हो गया मुझे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो हमारी आती है बारी। इससे पहले जो पिछला काउंटर उसमें ये पूछते हैं कि आप इंटरव्यू किस लैंग्वेज में कंडक्ट करवाना चाहते हैं। आप उर्दू में भी करवा सकते हैं, इंग्लिश में करवा सकते हैं। अब इस बात पर भी लोग ना रूमर्स होती है कि अगर आप इंग्लिश में देंगे तो भैया आपका वीज़ा जो है ना फ़ौरन अप्रूव्ड हो जाता है, या आप उर्दू में देंगे तो आपको रिजेक्ट ही होगा। तो मेरे सामने मैंने 80 से जो 100 लोगों के इंटरव्यू सुने, उसमें लोगों ने इंग्लिश में मारी, उसमें उर्दू में भी बातें की। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस सबको ही मिल रही है, उसमें शलवार कमीज़ वाला भी है, उसमें पैंट कोट वाला भी है, जीन्स पहन के भी है। तो ये चीज़ डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं होता। बात होता है कि आप काउंसलर के सही तरह जवाब दें, या काउंसलर को कोई डाउट है उसको क्लियर कर दिया, या ये बातें ज़्यादा मेन होती हैं इंटरव्यू की। अच्छा जी, हमारा अब
इंटरव्यू आ गया, उसने हमारा टोकन नंबर आया, हम चाहते हैं काउंसलर बैठा हुआ था। अब हैं अमेरिकन बट उर्दू बोलनी नहीं आती उनको, अस्सलाम वालेकुम। तो उसने साथ पीछे एक ना ट्रांसलेटर भी बुलाया हुआ था कि अगर उससे ज़्यादा उर्दू ना बोली जाए तो शायद वो उसको हेल्प करेगा। अब काउंसलर ने डॉक्यूमेंटेशन देखी, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे किया, कंप्यूटर पर देखा, टाइप किया। उसने कहा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो परफेक्ट है, वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू। वेल एंड गुड। मैंने कहा शायद हम लोग पहले बंदे हैं जिनको अब वीज़ा इशू होने लगा है, जो पिछले 80-90 लोगों से, 100 बंदों में से जब हमें मिलने लगा है। लेकिन पता है कहते नहीं है, कहना नहीं चाहिए, वो हिसाब हुआ हमारे साथ कि अब उसने ना क्वेश्चन पूछना शुरू किए। पहले उसने पिटिशनर के बारे में हार्डली 2 क्वेश्चन पूछे कि आप पिटिशनर, आपका क्या लगता है, और पिटिशनर कब गया यूएसए। बड़े इजी सवाल थे, हमने उनको जवाब दिए। उसके बाद वो उसने कंप्यूटर की तरफ देखा, कहा आपको पिटिशनर को किसने बुलाया? जाहिर सी बात है उनकी वालदा ने बुलाया। अब उसने काउंसलर ने इतना डिविएट लिया पिटिशनर से, वो उस हिस्ट्री में जाना शुरू हो गया जो आज से 30 या 40 साल पुरानी हिस्ट्री थी, कि वो किस डेट पर गए, उनकी डॉक्यूमेंट क्वालिफाई कब हुआ, उनका इंटरव्यू कब। अब हमें ईयर्स पता था, अब डेट्स तो नहीं पता। अब 1980 या 70 के 75 के जो डॉक्यूमेंटेशन है उस ज़माने में तो ना तो इस तरह ईमेल ट्रेल्स होती कि आप जाके हिस्ट्री चेक कर लें या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों। तो ईयर्स बताए, हमने ये बताया कि इस वक्त के इसने किया अप्लाई, सारे क्वेश्चन दे दिए। अब वो लग रहा है कि हाँ ठीक है, सेटिस्फाइड है, लेकिन उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा, टाइपिंग स्टार्ट कर दी। अब ये टाइपिंग कर रहा है, अब मेरे दिमाग में अब चल रहा है, मैंने कहा ये या तो फाइनल नोट्स लिख रहा है कि भाई ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनको वीज़ा भी इशू करो, अगली फ़्लाइट में इनको भेजो। तो ऐसा नहीं हुआ। अब उसने टाइप किया, उसने फिर हमें देखा, फिर स्क्रीन को देखा, हमें देखा, उसने एक फ़ोल्डर से पेजेस निकालना स्टार्ट कर दिए। तो मैं कहा ओह नो, हमें भी वाइट पेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस मिलने लगा है। हमें दिया, उसने पिंक निकाल लिया। मैंने कहा ये कलर कहाँ से आ गया? तो उसने ना सामने रखा, वाइट पेज को रखा, वाइट पेज पे थोड़ा सा लिखा, ऐसा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और हमें सिर्फ एक और पीस ऑफ एविडेंस चाहिए, एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपसे। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप और आपके पिटिशनर डीएनए टेस्ट करवाएं। अब जितना मैंने रिसर्च की हुई थी या जितना मैं रीडअप किया था, उसमें डीएनए के टेस्ट का कहीं जिक्र नहीं था। मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब उसने ये मेंशन करके दे दिया। तो फिर उसने दोबारा कहा कि ना कुछ और सवाल हैं, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताएं। तो हमने बताया कि इससे हम कंट्री जा सकते हैं, वालिद साहब कहाँ जा चुके हैं, वालदा कहाँ जा चुकी, मैं कहाँ जा चुका हूँ। अब आपको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं क्यों नहीं समझ रहा कि हो सकती है, लग सकती है। क्योंकि जब आपका पिटिशनर बुला रहा होता है तो आपका पिटिशनर और आपका जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट उसका रिलेशनशिप जज कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे सारे ऑथेंटिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ये भी नहीं था कि कोई डॉक्यूमेंट गुमा हुआ है तो हमने कोर्ट ऑर्डर करवाया हुआ है, वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। हमारे पास यूएसए के वैलिड 5 साल के वीज़ा लगे हुए थे, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी वैलिड थे। तो ये भी एक रूमर होती है, लोग कहते हैं कि यार सर अगर आपकी ना यूएस एम्बेसी में या स्टेट डिपार्टमेंट के पास, USCIS के पास कोई अगर इमिग्रेशन पिटीशन चल रही है तो आप टूरिस्ट नॉन इमिग्रेशन वाली जो कैटेगरी उसके वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। ये भी इटसेल्फ एक बड़ी बड़ी रूमर है, क्योंकि प्राइम एग्जांपल है, हमारे वीज़ा लगे, USA आए फैमिली मेम्बर्स। तो बाद जो मैं इससे कनेक्ट कर रहा था कि पिटिशनर को हम लोग इंटरव्यू से पहले USA में भी मिल चुके थे, पाकिस्तान में भी मिल चुके थे और नॉर्वे में भी मिल चुके थे। तो 3 जगह इंटरव्यू से पहले पिछले सालों में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा था पिटिशनर से। हमारे पास उनकी पिक्चर्स थी, मतलब फंक्शन जो हमने अटेंड की उसमें जो भी हमारी पिटिशनर से पिक्चर्स थी वो भी थी। तो ये भी एक बड़ा
फैक्टर है कि रिगार्डलेस कि आप पिटिशनर को कितनी बार मिल चुके हो या आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी है, तो ये कहीं से कुछ ना कुछ बात निकाल लेते हैं। आपके बड़ी अच्छी स्टोरीज़ में इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लोगों की स्टोरीज़ जो है ना, जो इंटरव्यू हुआ कि कई तो बंदे की हंसी निकल जाती है कि क्या क्या होता रहता है। अच्छा जी, अब उसने वो सवाल पूछ लिए कंट्रीज़ कहाँ कहाँ जा चुके हैं, फिर उसने पूछा कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, उसके बाद उसने पूछ लिया कि आप करते क्या हैं। ये 3 लाइक टोटल 8 सवाल ये हो गए, और वो फिर डिविएट जो किया प्रायर टू के पिटिशनर किस तरह आया और उसकी वालदा की डेट्स क्या थी, ये सवाल सारे कंडक्ट हुए। तो ऐसे 15 से 20 सवाल कर लें आप। उसके बाद उसने वो पेपर दिया, उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि आपका जो आपके प्रिंसिपल एप्लीकेंट और जो सा है पिटिशनर, इनके बीच में हमें डीएनए टेस्ट चाहिए, और वो टेस्ट जब भी जैसे हमें मिलेगा तो वी विल फाइनलाइज द प्रोसेस और हम वीज़ा इशू कर देंगे। तो इस पेज में सारी इंफॉर्मेशन है, आपको सारे मेथड्स मेंशन्ड हैं और क्या उसकी तरीक़ाकार है, किस तरह आपने यूएस एम्बेसी को वापस करना है डीएनए, ये उसने समझाया है। अब पोकर फेस है उसका, देख रहा है हमें, देख रही है, तो उस वक्त तो बंदा ना वो सुनमुनी हो जाता है कि हुआ क्या हो क्या रहा है। तो डॉक्यूमेंट पकड़े, हमने शुक्रिया अदा किया है, हॉल से बाहर निकले। अभी भी वो ना वो अपनी वाइट नॉइज़ टी दिमाग में चल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी हो के क्या है। एलिवेटर में गए, एलिवेटर नीचे उतरे हैं, बाहर निकले, जाके शटल तक, अब शटल्स भी ली है, शटल स्टेशन जाते हैं, वहाँ जाके गाड़ी में जब जाके मैं बैठा हूँ तो वो रियलाइज़ हुआ कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस लग चुकी है। कुछ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हर चीज़ में अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। वो अभी भी मैं आने वाली इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा कि क्यों बेहतरी, कि 2019 में वीज़ा क्यों नहीं मिला, इसमें बहुत अल्लाह की रहमत थी। तो वो ना उस वक्त इंसान को थोड़ा सा रियलाइज़ नहीं हो रहा होता, लेकिन उसमें बेहतरी थी। तो ये सारा इंटरव्यू प्रोसेस था, गाड़ी तक पहुँच गए। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं डिटेल में डीएनए टेस्ट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होती है, फ़ी क्या होती है, प्रोसीजर कितना टाइम पीरियड लगता है और क्या एक्सपीरियंस था। तो मकसद यही है इस वीडियो का, आपका इंटरव्यू जब भी हो रहा हो अपनी तैयारी करके जाएं। रिज़ल्ट जो है वो आप प्री डिटर्मिन नहीं कर सकते कि आपको जाते ही फर्स्ट टाइम पर वीज़ा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तैयारी करें, घबराना नहीं है। आपके सामने मैं एक एग्जांपल बैठा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस हमें मिली, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में 2 साल हमने गुजारे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूएसए में बैठ के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये एक आपके लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि घबराना नहीं है, लगे रहें। एम्बेसी जो भी डॉक्यूमेंटेशन मांगे आप उनको प्रोवाइड करें, जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उनको प्रोवाइड करें। अगर आपका केस जेन्युइन है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं आ कि आप यूएसए में नहीं, आपको इमिग्रेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो ये कितनी लंबी वीडियो हो गई है, ये स्क्रीन ही बंद हुई हुई है। 25 मिनट की, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 25 मिनट की वीडियो हो गई है। तो इसको एंड करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मेरी जर्नी से आगे आने वाली जो वीडियोस जिनका मैं मेंशन करूँ उनसे कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। अगर आपको कोई रिलेटिव या दोस्त यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहा है तो उनके साथ चैनल शेयर करें। उनके या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में उनको मैं एड्रेस करूँगा। ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। तब तक लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें, दवाओं की बहुत ज़रूरत होती है। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को दुआओं में रखूँगा। तब तक लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ा आया।